तो हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं सुखवीर गुर्जर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल महाकाल कोचिंग क्लासेस में। हम लेकर आ गए हैं, कल हमने क्लास 9 के पार्ट 2 का क्या पढ़ा था, भाग 1 पढ़ा था, जिसमें हमारा कुछ चैप्टर जो शेष रह गया था क्वेश्चंस हम उनको कंप्लीट करने वाले हैं। तो हम उसको पार्ट 2 के नाम से यहाँ पे आज क्लास स्टार्ट की है। तो देखिए अपन क्वेश्चन आंसर सॉल्व करते हैं ना। हमने पढ़ा था बहुत अच्छे तरीके से, विलयन क्या है, विलायक क्या है, विलय क्या होती है, इन चीज़ों के बारे में भी हमने डिस्कस किया था। तो आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा, निलंबन, कोलाइडी विलयन, संत विलयन, इन सब चीज़ों के बारे में हमने पढ़ लिया था। तो आज देखो, आप अगर अच्छे से पढ़ के आए हो क्लास 8 में तो आपको पता ही होगा कि भौतिक और रासायनिक परिवर्तन होते क्या है। ठीक है, देखो भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं, वे परिवर्तन जिनमें पदार्थ क्या बदलते हैं, भौतिक गुणधर्म बदलते हैं। क्या बदलते हैं? वे परिवर्तन जिनमें पदार्थ क्या बदलते हैं, भौतिक गुणधर्म। तो लिख भी सकते हैं हम यहाँ पे कि वे परिवर्तन जिसमें पदार्थ के भौतिक गुणधर्म, क्या गुणधर्म बदलते हैं। क्या करते हैं? बदलते हैं। भौतिक गुणधर्म बदलते हैं, भौतिक गुणधर्म बदलते हैं, उन्हें भौतिक परिवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? भौतिक परिवर्तन कहते हैं। अच्छा देखो, मैं तुम्हें समझाऊं उदाहरण के तौर पे समझ लो। इधर यहाँ लिख देते हैं हम, इसके उदाहरण अभी हटा दूंगा मैं। ठीक है, उदाहरण के लिए देखिए, भौतिक परिवर्तन में वो कह रहा है कि वस्तु की क्या बदलते हैं, हमारे भौतिक गुणधर्म बदलते हैं, कोई नया पदार्थ नहीं बनता। और यहाँ लिख भी सकते हैं कि कोई नया पदार्थ नहीं बनता। क्या नहीं बनता? कोई नया पदार्थ नहीं बनता। क्या नहीं बनता? नया पदार्थ नहीं बनता है। ठीक है, ये बात याद रखना, कोई नया पदार्थ नहीं बनता। नया पदार्थ का मतलब है कि कोई चीज़ नई बन जाना। जैसे मान के चलो कि मेरे पास मार्कर था, मैंने इसके 2 टुकड़े कर दिए, कुछ नया हुआ कि नहीं हुआ? ये वैसा का वैसा है। देखो भौतिक परिवर्तन क्या है, वे परिवर्तन जिसमें उसकी वस्तु के भौतिक गुणधर्म बदलते हैं और रासायनिक गुणधर्म नहीं बदलते। तो भौतिक परिवर्तन में क्या होगा हमारा? ठीक है बच्चों, ठीक है। तो हम इसके उदाहरण में क्या ले सकते हैं, जैसे मान के चलो बर्फ का पिघलना। क्या ले सकते हैं? बर्फ का पिघलना। और क्या ले सकते हैं हम, जैसे मान के चलो जल का वाष्प में बदलना। जल का वाष्प में बदलना। क्या होना? जल का वाष्प में बदलना। ठीक है, अब मान के चलो जल का वाष्प में बदलना, ये हमारा क्या कहलाएगा? जल का वाष्प में बदलना, पिघलना, ये हमारे क्या है? हमारे भौतिक परिवर्तन है। जैसे मान के चलो हमें पता है ये वही की वही अवस्था में वापस आ जाएंगे। क्या जाएंगे? वही की वही अवस्था में। जैसे मान के चलो अब मेरे पास क्या था, मैं ले लेता हूँ भौतिक परिवर्तन में, जैसे नया पदार्थ तो बन नहीं रहे थे, ऐसी और क्या चीज़ें होती थी, जैसे बल्ब का जलना, ठीक है, क्योंकि देखो बल्ब जलेगा और फिर से वो बंद हो जाएगा, फिर जल जाएगा, उसमें कोई नई चीज़ तो बन के आ ही नहीं रही है, नई चीज़ बन के नहीं आ रही है। वो क्या होगा? हमारा बल्ब का जलना। पंखे का चलना। ठीक है, इसमें क्या है? पंखे का चलना। इसमें कोई चीज़ क्या है, पंखा चल रहा है, बंद हो जाएगा, फिर से चलने लगेगा। तो भाई हमें इससे क्या पता चल रहा है कि भौतिक परिवर्तन वे परिवर्तन होते हैं जिसमें वस्तु के भौतिक गुणधर्म बदल जाते हैं। जैसे ब्रह्म अवस्था में थी, वो घूमने लगी है, तो वो गतिमान अवस्था में आ गई। बल्ब क्या था? बंद था, वो चालू हो गया। ठीक है, बंद था, चालू हो गया। जैसे मैं तुम्हें बता दूं, ठीक है, क्या बता दूं, देखिए मान के चलो ये हमारे पास एक बल्ब ही है। जैसे मान लो ये क्या है, हमारे पास एक बल्ब है, जैसे ये हमारा
चालू हो गया, ये बंद हो गया, ये चालू हो गया, ये बंद हो गया, इसमें कुछ नया हो रहा है, कोई नई चीज तो नहीं बन रही ना। कोई नई चीज बनती है तब हमारा क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन होता है। तो ये नोट डाउन करिए जल्दी से। चलिए मैं आपको ये और लिखवा देता हूँ, है ना। विपरिवर्तन लिख लो, विपरिवर्तन जिसमें पदार्थ के भौतिक गुणधर्म के साथ भौतिक गुणधर्म के साथ हमारा क्या होता है, भौतिक गुण रासायनिक अवस्था भी बदल जाती है। क्या बदल जाती है? भौतिक गुणधर्म के साथ रासायनिक अवस्था में भी परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है। तो देखिए अपन इसके उदाहरण देख लेते हैं ना, उदाहरण देख लेते हैं। जैसे देखो, हमें पता है यह पदार्थ की क्या हो रहा है, भौतिक अवस्था के गुणधर्म के साथ साथ का रासायनिक अवस्था में भी परिवर्तन हो रहा है। देखो ऐसा जब रासायनिक परिवर्तन बेपरिवर्तन होने इसमें क्या होता है, नया पदार्थ बनता है। क्या बनता है? नया पदार्थ बनता है और फिर वो है पुनरावस्था में वापस नहीं जा सकता। जैसे मान के चलो हम नए पदार्थ के रूप में ले सकते हैं, मान के चलो फलों का पकना, फलों का पकना। देखो फलों का पकना है, फल पक जाएंगे फिर दोबारा से कच्चे होने वाले तो है नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा रासायनिक परिवर्तन। फलों का पकना है, भोजन का पाचन होना, भोजन का पचना, क्या? भोजन का पचना। ठीक है, ये ले सकते हैं। और मान के चलो पेड़ों से पत्तों का गिरना, क्या? पेड़ों से पत्तों का गिरना, क्या? पेड़ों से पत्तों का गिरना। ठीक है, ये हमारा एक उदाहरण हो सकता है इसके लिए। ठीक है, पेड़ों से पत्तों का गिरना। अब ऐसी बहुत सारी चीजें ले सकते हैं, जैसे मान के चलो लकड़ी का जलना लकड़ी जलेगी तो हमें क्या मिलने वाला है, उससे अपशिष्ट पदार्थ मिलेगा, वो पुनरावस्था में लकड़ी में आएगा नहीं, तो हम उसे रासायनिक परिवर्तन कह सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से हम भौतिक परिवर्तन में क्या होता है, नया पदार्थ नहीं बनता है, सिर्फ उसके भौतिक गुणधर्म बदल जाते हैं। आई होप आपको समझ में आ ही रहा होगा। ठीक है, चलिए अपना अगला क्वेश्चन देख लेते हैं ना। अब मैं तुम्हें बताने वाला हूं धातु और अधातु के बारे में, जो कि आपके लिए बहुत मोस्ट और इम्पोर्टेंट रहने वाला है। किसके बारे में? धातु और अधातु के बारे में। ठीक है, आज का हमारा मेन टाइप रहने वाला है धातु अधातु। देखिए एक मिनट रिलैक्स कर लेते हैं। तो क्या देख रहे हैं हम? धातु के बारे में। ठीक है बच्चों, धातु। ठीक है, अब धातु होती क्या है पहले तो ये देख लो। बी ठोस पदार्थ, वे ठोस पदार्थ जो कठोर होते हैं उन्हें धातु कहते हैं। सीधी सी भाषा, हमारी भाषा है, इसमें हमें कुछ नहीं लेना देना। वे ठोस पदार्थ जो कठोर होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। और यह कैसी होती है? धातु कहते हैं। यह
इनके गुण धर्म में हम अभी लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आप इतना देख लो। ये हम क्या कहते हैं, बे ठोस पदार्थ जो कठोर होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। अब देखो इसका सबसे मेन चीज हमारे पास ये रहने वाला है, इसके उपयोग क्या होते हैं, है ना, इसके बारे में हमें बताना है। तो धातु की क्या बताना है हमें, धातु के गुण धर्म, क्या, धातु के गुण धर्म। देखो अच्छे से समझते चलना, अच्छी चीजें है ना, धातु के गुण धर्म, धातु के गुण धर्म, ठीक है प्यारे बच्चों, ये एक अलग ही क्वेश्चन है अपने आप में, ठीक है, धातु के गुण धर्म, ठीक है। धातु के गुण धर्म के बारे में हम जानने वाले हैं। नंबर 1, क्या, धातु कैसी होती है, धातु चमकीली, कैसी होती है, चमकीली होती है। पहली बात, धातु कैसी होती है, चमकीली होती है। नंबर 2 में हम क्या लिख सकते हैं, धातु विद्युत तथा ऊष्मा की कैसी होती है, विद्युत तथा ऊष्मा की सुचालक होती है। क्या होती है, सुचालक, विद्युत तथा ऊष्मा की सुचालक होती है। और हम क्या लिख सकते हैं नंबर 3 में, ठीक है, क्या होती है, ये विद्युत की कैसी होती है, धातु विद्युत की तथा ऊष्मा की सुचालक होती है, या चमकीली होती हैं, या तन्य होती हैं। धातु में तन्यता का गुण होता है, ठीक है। और भी लिख लो कि धातु आघातवर्ध्य होती है, आघातवर्ध्य होती, ठीक है। तो इस तरह से हम क्वेश्चन लिख सकते हैं इसमें। और भी हमारे पास ऐसे पॉइंट आ सकते हैं, विद्युत तथा ऊष्मा की सुचालक होती है, चमकीली होती है, तन्यता का गुण पाया जाता है, आघातवर्ध्य क्या होता है। अब देखिए तन्यता क्या होता है, इसमें एक चीज तुम्हें निकल के आएगी, सर तन्यता क्या होती है ना। तन्यता का मतलब होता है किसी भी धातु को, जैसे मान के चलो आपके पास एक धातु है, क्या, सोना है, एक सोना है, आपके पास एक धातु क्या है, सोना है। इस सोने में क्या पाया जाता है, तन्यता का गुण पाया जाता है। इस सोने को बहुत अधिक हम तान सकते हैं, इसको एक मान के चलो इतना सा, थोड़ा सा हमारे पास सोने का इतना सा टुकड़ा है, इसको हम एक बहुत बड़े लंबे तार के रूप में खींच सकते हैं, जिन्हें तन्यता कैसे कहते हैं। हम किसी भी धातु को एक तार के रूप में खींच दें, उसे हम क्या कहते हैं, तन्यता कहते हैं। अच्छा ठीक है सर, तन्यता तो समझ में आया। अब आघातवर्ध्यता क्या होती है। अच्छा आघातवर्ध्यता देखिए, आघातवर्ध्यता भी बता देते हैं क्या होती है, ठीक है। देखो आघातवर्ध्यता क्या होती है, आघातवर्ध्यता ये क्या होती है। तो देखो आघातवर्ध्यता क्या है हमारे पास, आघातवर्ध्यता का मतलब होता है कि मान के चलो कोई भी धातु, जैसे मान लो हमारे पास है चांदी, क्या है, चांदी है। अच्छा सर तुम बोलोगे सर चांदी क्यों, अरे चांदी क्या हमारा फूफा लगता है, कुछ भी ले लो तुमको जो अच्छा लगता है चांदी की जगह, तो जो हमें अच्छा लगता है हम उसे ले सकते हैं आघातवर्ध्यता में, ठीक है। चांदी की जगह पे हम कुछ और भी ले सकते हैं। तो इसका मतलब इस जो भी धातु होगी उसका क्या होने वाला है, कोई भी जो धातु होती है उसको हम किसके रूप में, एक चादर के रूप में, जैसे मान के चलो हमारे पास एक ये धातु थी, इतनी गोल गोल थी, हमने इसको क्या कर दिया, आघातवर्ध्यता मतलब एक चादर के रूप में फैला दिया। इस तरह से उसको हमने मार कूट कर इस तरह से फैला दिया, ठीक है। वो क्या कहलाता है, हमारा आघातवर्ध्यता, कि चादर के रूप में किसी भी धातु को हम कूट पीट कर फैला दे, वो हमारे लिए क्या कहलाता है, आघातवर्ध्यता कहलाता है, ठीक है बच्चों, समझ में आया होगा। तो ये तो हमारा क्या था, धातु का हो गया। अच्छा सर धातु के बारे में तो हमें पता चल गया क्या होता, कि बे ठोस पदार्थ जो कठोर होते हैं उन्हें धातु कहते हैं, ये विद्युत की स्वचालक होते हैं, ये भी लिख सकते, विद्युत तथा ऊष्मा के स्वचालक होते हैं, ये भी लिख सकते हैं, ये इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मान के चलो क्या आ जाएगा, अधातु, क्या आएगा हमारे पास, अधातु। अच्छा चलिए, अच्छा सर अधातु क्या होता है, अधातु क्या होता है सर, वे पदार्थ जो ठोस के विपरीत गुण प्रदर्शित करते हैं, वे पदार्थ जो धातु के विपरीत गुण प्रदर्शित करते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। वे पदार्थ, देखिए वे पदार्थ
जो वे पदार्थ जो क्या करते हैं, धातु के विपरीत, धातु के विपरीत विपरीत गुण गुण प्रदर्शित 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 करते हैं करते हैं करते हैं तथा ये विद्युत विद्युत व विद्युत व ऊष्मा विद्युत व ऊष्मा की कुचालक होते हैं, कुचालक होते हैं। उन्हें क्या है, उन्हें अधातु कहते हैं। क्या कहते हैं? अधातु कहते हैं। तो देखो, वे पदार्थ जो धातु के विपरीत गुण प्रदर्शन करते हैं, वे पदार्थ जो धातु के विपरीत यानी कि धातु जो कर रहा है उसके अपोजिट में जो काम करेंगे वो क्या कहलाएंगे? अधातु कहलाएंगे। विद्युत के क्या होते हैं? कुचालक। विद्युत की क्या होते हैं? विद्युत तथा ऊष्मा के कुचालक होते हैं। क्या होते हैं? विद्युत तथा ऊष्मा के कुचालक होते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा बच्चों। ठीक है, अब हम अच्छा इसके उपयोग होते हैं तो इसके भी कुछ अधातु के भी गुण धर्म होंगे। क्या होंगे? अधातु के भी गुण धर्म होते होंगे। अच्छा, अधातु के गुण धर्म देख लेते हैं, चलिए। अच्छा, एक काम कर देता हूँ ना, मैं ऊपर से हटा ही देता हूँ ना, एक सेकंड। नोट आपने कर ही लिया होगा, देखिए। तो ये लिखा है, ऊपर अपन लिख देते हैं अधातु के गुणधर्म। चलिए, अपने आप में एक अलग क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, अधातु के गुण धर्म। ठीक है, क्या? अधातु के गुण धर्म। अच्छा, धातु के गुण धर्म थे तो अधातु की देखिए, लिखिए फटाफट से, पहले समझ लीजिएगा। देखा, अधातु क्या होती है? ये विद्युत तथा ऊष्मा की विद्युत तथा ऊष्मा की कुचालक होती। क्या होती है? कुचालक होती है। ठीक है, अगला पॉइंट हम क्या ले सकते हैं? अधातु, या लिख लेते हैं, अधातु में तन्यता का गुण नहीं पाया जाता। अधातु में तन्यता का गुण नहीं पाया जाता। ठीक है, अधातु में तन्यता का गुण नहीं पाया जाता है। अगला लिख लेते हैं, अधातु आघात वर्धेय भी नहीं होती है। अधातु में आघात वर्धेयता नहीं होती है। ठीक है, अच्छा, ये चमकीली नहीं होती है धातु की तुलना में। ये धातु की तुलना में चमकीली नहीं होती है। ठीक है बच्चों, समझ पा रहे हो ना? ये देखो, पूरे विपरीत गुण प्रदर्शित करती है, हमें ये पता था। अब देखो, एक ऐसी अधातु और एक धातु और अधातु के कुछ अपवाद भी होते हैं। क्या होते हैं? अपवाद। जैसे मान के चलो, यहाँ पे एक ग्रेफाइट को छोड़कर, यहाँ लिखते हैं ग्रेफाइट को छोड़कर
ग्रेफाइट को छोड़कर सभी अधातु विद्युत की कुचालक होती है। सभी अधातु विद्युत की कैसी होती हैं? विद्युत की कुचालक होती है। अच्छा, अब तुम कहोगे सर ये ग्रेफाइट क्या है? सर ये ग्रेफाइट क्या है? अब तुम कहने वाले हो सर ये ग्रेफाइट क्या है? अच्छा देखो, अब मैं इसको थोड़ा हटा देता हूँ नीचे से। इस डेफिनेशन को आपने तो पढ़ ही लिया, लिख ही लिया होगा, ठीक है, इसे हटा ही देते हैं ना। अच्छा, ग्रेफाइट क्या होता है? ग्रेफाइट क्या है? ग्रेफाइट पहली बात क्या है? अधातु है। क्या है? अधातु है। क्या है? अधातु। ग्रेफाइट क्या है? अधातु है। अब ये अधातु होते हुए भी क्या है? विद्युत की क्या है? सुचालक है। विद्युत की क्या है? सुचालक है। सुचालक है। अच्छा, ऐसा क्यों? ग्रेफाइट होता क्या है? ग्रेफाइट हमें दिखने में कैसा लगेगा? आखिर ग्रेफाइट मिलता कैसे है? दिखता कैसा है? तो ग्रेफाइट लगभग ब्राउन कलर का होता है, थोड़ा ब्लैक या ब्राउन कह सकते हैं इसे। कैसा होता है ये? ब्राउन होता है, यानी कि कैसा होता है? ब्राउन यानी भूरा, थोड़ा भूरा सा होता है। क्या सा कैसा होता है? भूरे कलर का होता है। अच्छा सर, ग्रेफाइट मिलेगा कहाँ? बच्चों, आप लोगों ने इतने दिन से पढ़ाई कर रहे हो, इतने छोटे छोटे से पढ़ते पढ़ते 9 तक आ गए, तो आपको पता ही होना चाहिए कि आपने कभी पेंसिल से तो लिखा ही होगा। तो पेंसिल को हम छीलने के बाद जो निकल के आता है, पेंसिल में छीलने के बाद जो अंदर निकल के आता है ऐसा नेम जो निकल के आता है, उसे हम क्या कहते हैं? वो ग्रेफाइट रहता है। क्या रहता है? ग्रेफाइट। जो क्या होता है? विद्युत का कैसा होता है? सुचालक होता है, जिसमें क्या आता है? करंट आता है। भैया क्या आता है? करंट। कभी कभी देख लेना, उससे क्या होता है? वो अपना परिपथ पूरा कर लेता है, वे उसमें क्या होता है? करंट आएगा ही आएगा। तो हम कह सकते हैं कि ग्रेफाइट एक ऐसी धातु है जो क्या है? विद्युत तथा ऊष्मा की कैसी होती है? स्वचालक होती है। विद्युत तथा ऊष्मा की स्वचालक होती है। कौन सी? ग्रेफाइट। अच्छा, अब अच्छा सर तुमने ग्रेफाइट के बारे में हमें बताया, तो क्या कुछ ऐसा धातुओं में भी कुछ होता है? ऐसा धातुओं में भी ऐसा कुछ होता होगा, है ना। अच्छा, तो देखो धातुओं के बारे में देख लेते हैं। इनको हम क्या बोल सकते हैं? अपवाद बोल सकते हैं। अपवाद क्या बोल सकते हैं? अपवाद होते हैं। जैसे इसमें किसी धातु जैसे गुण पाए जा रहे हैं, ये क्या है? अधातु है, लेकिन इसमें धातु जैसे गुण पाए जा रहे हैं। अच्छा, अब देखो अपवाद, मान के चलो क्या है हमारे पास? सोडियम है। ये क्या है? सोडियम के बारे में तो मैंने देखा होगा, सोडियम बहुत अभिक्रियाशील धातु होती है। इसको क्या, ये बहुत अभिक्रियाशील धातु होती है। ये थोड़ी सी वायु को ये संपर्क में आने पर क्या कर लेगी? आग पकड़ लेगी। तो ये क्या होती है? सोडियम बहुत अभिक्रियाशील धातु होती है। लेकिन सोडियम क्या है? सोडियम भैया धातुएं कैसी होती हैं सर? धातुएं सर कैसी होती है? ठोस होती हैं। सर धातुएं कैसी होती है? ठोस होती हैं। अच्छा, धातुएं ठोस होती हैं तो भैया सोडियम तो द्रव्य अवस्था में पाई जा रही है, लिक्विड फॉर्म में। ये सोडियम क्या है? सोडियम किस में पाई जाती है? सोडियम किस अवस्था में है बेटा? द्रव्य अवस्था में। तो भैया ये द्रव्य अवस्था में कैसे हो सकते? तो फिर धातु का है। फिर तुम कहोगे सर ये धातु क्यों है? ये तो द्रव्य अवस्था में। तो ये क्या है? अपवाद है। तो हमें पता है कि सोडियम में क्या होता है? ये द्रव्य अवस्था में लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है, लेकिन ये धातु है। क्या है? धातु है। जैसे ग्रेफाइट क्या है? एक अधातु है, लेकिन ये क्या पाया जाता है? इसमें धातु जैसे गुण पाए जाते हैं। क्या होती है? ये चमकीली भी होती है। क्या होती है? चमकीली भी होती है। तो ये हमारे क्या हो जाते हैं? क्या हो जाते हैं? अपवाद हो जाते हैं। चलिए, अच्छा सर, अब धातु और धातु के बीच में भी कुछ होता होगा, उन्हें क्या कहते हैं? जैसे धातु और अधातु के बीच में अगर कोई चीज मिल जाए, हमें क्या मिल जाए? धातु और धातु के बीच में कोई चीज मिल जाए, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम क्या बोलते हैं? उपधातु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उपधातु, है ना। अच्छा, तो उपधातु क्या होती है? चलिए इसके बारे में और बता देते हैं भैया। उपधातु क्या है हमारे को? उपधातु। उपधातु क्या है? ठीक है, उपधातु क्या है? देखो, जैसे मान के चलो धातु और धातु में कुछ तत्व, ऐसे लिख सकते हैं, कुछ तत्व, कुछ तत्व क्या? कुछ तत्व जिनमें क्या होता है? कुछ तत्व धातु और अधातु, देखो कुछ तत्व धातु और अधातु
दोनों के बीच के क्या, धातु तथा अधातु के बीच के गुणों को प्रदर्शित करते हैं, के बीच के गुणों को क्या करते हैं, बीच के गुणों को दर्शाते हैं, लिख सकते हैं, क्या करते हैं, दर्शाते हैं ना, दर्शाते हैं, क्या करते हैं, दर्शाते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें उपधातु कहते हैं, उपधातु कहते, ठीक है। तो देखिए धातु, उपधातु क्या होती है, कुछ तत्व जो धातु और अधातु के बीच के क्या करते हैं, धातु और अधातु के बीच के गुणों को क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, उन्हें हम क्या कह सकते हैं, उपधातु कहते हैं, ठीक है बच्चों, क्या कहते हैं, उपधातु कहते हैं। जैसे मान के चलो हम उदाहरण के लिए ले सकते हैं क्या, बोरोन सिलिकॉन, क्या बोरोन सिलिकॉन क्या है हमारे, उदाहरण के लिए हम यहाँ लिख देते हैं, जैसे बोरोन है, सिलिकॉन है, क्या है हमारे पास, सिलिकॉन, सिलिकन बोल सकते हैं, सिलिकन। और क्या ले सकते हैं, बोरोन सिलिकॉन, जर्मेनियम, क्या जर्मेनियम, ये क्या है हमारे उपधातु। देखो हमने धातु के बारे में पढ़ा, धातु क्या थी, अधातु क्या थी, उपधातु क्या थी, अच्छे से आपको समझ में आ ही रहा होगा, ठीक है। तो हमको क्या पता चला, धातु अधातु ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है तुम लोगों के लिए। क्लास 9 में जो भी बच्चे हैं बहुत अच्छे से इसको पढ़िए और बहुत अच्छे से इसको नोट डाउन कर लिए अपनी फेयर में बढ़िया तरीके से, क्योंकि ये तुम्हें 10th क्लास में भी बहुत काम में आने वाला है। 10th क्लास में भी तुमको आकर यही पर चीज पढ़नी है, धातु उपधातु के बारे में, उपमिश्र धातु के बारे में, ठीक है। तो ये चीजें तुम्हारे लिए बहुत मोस्ट रहने वाली हैं। तो अपना ये क्वेश्चन और रह गया था एक, तत्व और यौगिक। तो देखो बे पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बनते हैं वो क्या कहलाते हैं, हमारे तत्व। देखो बे पदार्थ जो एक ही प्रकार के अणुओं से मिलकर बनते हैं, हमने कल भी इस क्वेश्चन को बताया था, तो हम इसकी डेफिनेशन लिखवाई, तत्व बे पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बनते हैं तथा उनका और भी खंडन नहीं किया जा सकता, रासायनिक क्रियाओं द्वारा उनको और अधिक नहीं तोड़ा जा सकता, उन पदार्थों को हम क्या कहते हैं, तत्व कहते हैं। ये एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं, तत्व कहलाते हैं। जैसे मान के चलो हाइड्रोजन है, आपके पास सोडियम है, तो ये हमारा क्या है, हमारा क्या है, तत्व है। इनको और अधिक हम नहीं तोड़ सकते। हमारे पास एक हाइड्रोजन है, उसके अणुओं को और हम जिससे ज़्यादा क्या तोड़ सकते हैं, नहीं तोड़ पाएंगे। हाइड्रोजन एक है तो हाइड्रोजन ही रहेगा, सोडियम है तो सोडियम ही रहेगा। तो इस प्रकार से हमारा तत्व क्या होता है, बे पदार्थ एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, उन्हें रासायनिक क्रियाओं द्वारा और अधिक विभक्त नहीं किया जा सकता, वो हमारे क्या कहलाते हैं, तत्व कहलाते हैं। अच्छा यौगिक क्या होते हैं, यौगिक वे पदार्थ होते हैं जिन्हें दो या दो से अधिक पदार्थों से मिलकर क्या होता है, निश्चित अनुपात में मिलाने पर बनते हैं। क्या करते हैं, निश्चित अनुपात में मिलाने पर ये बनते हैं। अब क्या कहते हैं, गर्मी बहुत है बच्चों, तो ये हमारा क्या कहलाता है, यौगिक कहलाता है। ये विभिन्न प्रकार के परमाणु से मिलकर बने होते हैं तथा इसमें कैसे उदाहरण में जैसे H2O और NH3 आदि ये हमारे क्या हो सकते हैं, यौगिक हो सकते हैं। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। अब ये आपका चैप्टर यहीं खत्म होता है। आगे हम कल लेकर आएंगे आपके लिए चैप्टर नंबर 3। तो इसका नोट्स अच्छे से बना लेना और अपनी तैयारी अच्छे से करते रहना, ठीक है। वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें।